हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS मास्टर क्लास। तो यूपी PCS 2023 प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होने जा रही है। तो पॉलिटी आपकी कितनी तैयार हो चुकी है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी तैयारी भी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि 14 मई के लिए आप पॉलिटी में कितने प्रिपेयर हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बहुधा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की डिटेल में तैयारी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 3 कथन दिए गए हैं। यह सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, बताइए ये सही है या गलत है। तो ये सही है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है या गलत। सही है। इसे अनिवार्य रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बताइए सही है। जी नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के अंदर संबंधित व्यक्ति को, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, उनको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री बनते समय जरूरी नहीं होता कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हों। तो इसमें 2 कथन आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख है और प्रधानमंत्री ये वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75। और इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सहमति से राष्ट्रपति करते हैं। और नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो ये तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 में किन किन भाषा या भाषाओं को जोड़ा गया। तो बात हो रही है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषा या भाषाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखो आपका उत्तर क्या बनेगा। जी हाँ दोस्तों, केवल एक सिंधी। अच्छा, 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 3 बार इसमें संशोधन किए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो कुल 22 भाषाएं हैं और इस अनुसूची में कुल 3 बार संशोधन हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1967 में हुआ, 1992 में हुआ और 2004 में हुआ। 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया। 2004 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा कि 8वीं अनुसूची जो है, यह जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, 14 मई के लिए करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS में कम से कम लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप ये नोट्स ले सकते हैं, जिसमें हमने अक्टूबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लिखा है। और ये जो PDF है, इसको लेने के बाद आपको कुछ और कहीं अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट करंट अफेयर आपको यहीं से मिल जाएगा। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में क्या क्या शामिल या परिवर्तित किया गया? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, पहला बिंदु है कि इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्यसभा तो 6 वर्ष तक चलती है, मतलब राज्यसभा तो कभी भंगी नहीं होती है, बात ये होती है। लेकिन दिमाग में राज्यसभा जरूर आएगी आपके। तो लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी क्या? ये आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये भी सही है। संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, ये भी सही है। और 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। डिटेल चेक करते हैं।
देखिए, 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे जब अगला संविधान संशोधन हुआ कौन सा, 44वें क्रम वाला, तो फिर से उसे 5 वर्ष कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, भाग 4 क जोड़ा गया और भाग 51 क जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए, तो ये भी बिल्कुल रट लेना आप। और इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन डी है, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना या आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? भारत के संविधान की एक मूल संरचना है, एक मूल आकृति है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है यह सामने आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संविधान संशोधन शक्ति संबंधी विवाद निम्नलिखित हैं। यहाँ पर बात करते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 में संशोधन करके मूल अधिकारों को लिया जा सकता है तथा ऐसी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में ये जो निर्णय लिया गया इसको पलट दिया गया। इसके बाद केशवानंद भारती 1973 मामले में 24वें संविधान संशोधन को वैध माना गया तथा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है तथा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। तो ये प्रश्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में, यह पंचायती राज से जुड़ा हुआ है और इसमें 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी जिसमें कुल 29 विषय थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी है। देखिए, इसमें जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ, इसी के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसके माध्यम से पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार दिए गए। कुल 29 विषय इसमें शामिल हैं। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन ये भी हुआ था 1992 में ही। इसके द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया जिसमें नगर पालिका की शक्ति का वर्णन है। इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल कानून से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको याद करना है। यूपी पीसीएस के ये फेवरेट क्वेश्चन है। 2 तरीके के प्रश्न यूपी पीसीएस पूछता है, सही सुमेलित वाला, सूची का मिलान वाला, और एक और भी कि कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ये 3 पैटर्न बड़े फेवरेट हैं यूपी पीसीएस के, तो आप बिल्कुल रटिए, ठीक है, मतलब आपको सोचना ना पड़े। नागरिकता जो संविधान के भाग 2 में है, सही या गलत? दिमाग में क्या आ रहा है बता देता हूँ, सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, सही या गलत? दोस्तों ये भी सही। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A में है, पढ़ा हुआ है तो आपको क्लिक हो गया होगा, ये 4A में है, शब्दों का हेरफेर है, 4A में है। और राज्य संविधान का भाग 6 में है, सही है। तो यहाँ पर देखो आपका उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। इसके बाद संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में मिलेगा आपको, बताओ। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको भाग 20 में, ये तो कन्फर्म है। भाग 20 लेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। फिलहाल इसमें 368 अनुच्छेद 368 वाला जो पैटर्न है यही सही है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। संसद जो है ना वो प्रस्तावना और मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में जो आधारभूत ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। यही वर्डिक्ट आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में,
ये कब आया था? 1973 में आया था। कई बार पूछा गया है, इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय प्रशासन स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बताइए। 73 में देखो मैंने क्या बताया, नगरीय प्रशासन स्वशासन को संवैधानिक दर्जा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां या फिर 44वां? तो अब तक आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर। इसका आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको अभी पढ़ाया था, यहाँ पे आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिका की शक्ति का वर्णन है। वही प्रश्न यहाँ पर अलग कर दिया गया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक ढांचा या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और इसी अधिनियम द्वारा भाग 9 क को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति की थी? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति ने? तो पी.के. युंगन समिति, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इसको बिल्कुल रट लेना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। दोस्तों 10वां सवाल है, निम्न में से किसका चुनाव उत्तर प्रदेश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? महापौर का किया जाता है क्या? नगर पंचायत अध्यक्ष का नहीं। सही जवाब बनेगा यहाँ पर, देखो 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान, दोनों ही यहाँ पर सही हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जाकर मतदान करती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर सी और डी दोनों विकल्प सही प्रतीत हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है महाभियोग का। और देखो, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जब एक सदन महाभियोग लाता है तो दूसरा सदन उसका अन्वेषण एनालिसिस करता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का जो महाभियोग है, इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 61 में। इसको बिल्कुल रट के रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पर देखो, निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा सीधे सीधे नियुक्त किए जाते हैं। सही जवाब है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इनका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उप राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भैया, सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है। सभी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का अधिकारी है। तो यहाँ पर आपका जो बी है, यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 126 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये सही नहीं है। तो सही क्या है आगे देखेंगे, फिलहाल यही आपका उत्तर है। इसके बाद अनुच्छेद 130 यह उच्चतम न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन, तो ये तीनों सही हैं। आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। तो 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। तो यहाँ पर मामला क्या था? तदर्थ वाला था। तो यहाँ पर अगर 127 होता तब ये सही होता। ठीक, इसके बाद देखिए, ये अंतिम प्रश्न होगा कि महाभियोग के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के लिए गठित कमेटी का कौन सदस्य नहीं होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो रहेंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ये भी रहेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जी नहीं, ये नहीं रहेंगे, प्रतिष्ठित न्यायवादी ये भी रहेंगे। तो मिला जुलाकर जो आपका आंसर बन रहा है वो सी बन रहा है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में
महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, जिसमें जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का प्रावधान है। समिति में जो सदस्य होते हैं उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, किसी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, प्रतिष्ठित न्यायवादी रहेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस समिति के सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये 15 प्रश्न हुए और ये जो मॉक टेस्ट आपने दिया इसका उद्देश्य ये था कि आप अपने नॉलेज को परख सकें कि आपकी तैयारी किस लेवल की पहुंच चुकी है। अभी आपके पास समय है, घबराना नहीं है, एग्ज़ाम को क्विट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करिए और जो भी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ तो उसको भी आप लोग फॉलो करते रहिए। समय समय पर मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी देने वाला हूँ, बस आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, ये आपका आज का क्विज है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, भारत के विधि मंत्री। मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। थोड़ा सा मोटिवेशन आप हमें दें, बाकी जिम्मेदारी हम पर। थैंक यू सो मच।